So hello students, good evening. Just give me 2 minutes. Okay, check कर लो आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ गया। Okay. So this is the last lectures of the theoretical topic, right? हम बाद में example and exercise देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर से. ओके और पॉसिबल हो तो आज के लेक्चर में 3-4 सम, वो भी फॉर्मूला बेस्ड सम होगी. एक आध सम जो एमसी जेडबल नीट का है वो नहीं पूछूंगा. जो 2-3 सम दूसरे जो बोर्ड बेस है और बोर्ड के बेसिस में, और वो भी न्यूमेरिकल यानी कि थी फॉर्मूला बेस है, तो वो हम आज के टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं, राइट. 3 से 4 सम है, उसमें से एक मैं सम पूछ लूंगा आज का लेक्चर, एटलीस्ट कि आपका ये क्लियर हो जाए आज के लेक्चर की टेस्ट. सही है ना? 3 न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस ही है, फॉर्मूला में वैल्यू. यस सर. आज ज्यादा लेक्चर वैसे लंबा भी नहीं खींचेगा. ओके, जो 4 सम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको टेस्ट की प्रिपरेशंस का टाइम दे दूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी इस लेक्चर का भी अच्छे से वो हो जाए. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. जो लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा था उसमें से ओके, शूडो फोर्स में तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो टेंशन फोर्स, वेट का फॉर्मूला क्या था, ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए प्लस है. ऊपर यदि जा रहा है तो ये केस ऊपर जा रहा है ना. ओके, नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस ए, और टूट जाएगा तो वेट हमारा हो जाएगा 0. ओके, ये न्यूमेरिकल्स देखा था. सर्कुलर फेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फॉर्मूला बोलो, फ्रीक्वेंसी फोर्स का. एक मिनट, मैंने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Just give me 1 minute. ओके, चलो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अरे यार, mv²/r. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. दिस इज द 9th लेक्चर ऑफ द टॉपिक. हमारा होगा बैंक रोड के थियरी के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल सीखे वो, राइट. फॉर्मूला हमने फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते हैं. ओके, तो कौन सा था? चलो, लेवल रोड के लिए, लेवल रोड के लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, जल्दी फटाफट रिवाइज. म्यू आर जी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, मैक्सिमम स्पीड. चलो, स्लोप बैंक रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट क्या था बताओ? अभी यार बोला मैंने फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी tan theta plus mu tan s थीटा upon 1 minus mu s tan theta. 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. चलो, ये किसके लिए था? फ्रिक्शन वाले वो ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था. यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो म्यू एस इज इक्वल टू 0, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड. ये फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं है. वी नॉट काफी बार बोलते हैं. ओके, ऑप्टिमम. वी नॉट का मीनिंग पता चला? वहां वी नॉट क्यों लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर जनरली, तो उसका सिंबल. ओके, अंडर रूट आर जी म्यू एस की वैल्यू तो 0 है, तो क्या बचेगा? tan थीटा. तो अंडर रूट आर जी tan थीटा. बोलो क्लियर है? श्योर? ओके क्लियर है ये 4 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला. चलो, अब साइक्लिक स्पीडिंग एट द, अब नया न्यूमेरिकल्स देख ले, एनसीईआरटी का है, कोई नया नहीं है. ओके, cyclist speeding at the 18 km/h on the level road take the sharp circular टर्न ले रहा है. रोड कौन सा है? लेवल रोड. पूछा क्या है? विल द साइक्लिस्ट स्लिप, यदि उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी दी है? 18 km/h. उसकी स्पीड कितनी दी है बच्चों? 18 km/h. ओके, तो मैक्स उसकी जो स्पीड है, साइक्लिस्ट की स्पीड, वो है 18 km/h. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18, 5 मीटर पर सेकंड. चलो, रेडियस आपको दिया है 3 मीटर, म्यू एस की वैल्यू है 0.1. तो पहले हम चेक करेंगे कि ये दो डेटा के हिसाब से वे एक्चुअली स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड लेवल रोड के ऊपर कितनी होनी चाहिए. तो उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? अंडर रूट म्यू आर
जी G. अंडर रूट म्यू की वैल्यू 0.1 आर 3 जी की वैल्यू 3. 10 10. तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है, यदि किसी ने सोल्व किया तो फटाफट से जल्दी बता दो। √3. 1.71. 1.7 √3 यानी कि 1.7 1.71 कुछ गड़बड़ लग रही है, वैल्यू कम आ रही है 1.75. तो भी वैल्यू में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर से कंफर्म करो तो √3 नहीं वैल्यू था सर ओके 1.7 कोई बात नहीं, चलो ये आता होगा, हमने मतलब तो आंसर से है ना, यस और नो में। तो अब देखो उसकी स्पीड कितनी है, होनी कितनी चाहिए मैक्सिमम साइक्लिस्ट की स्पीड, 1.7 मैक्सिमम स्पीड उसकी 1.71 होनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि वो साइक्लिस्ट क्या करेगा, मोशन में आएगा यानी कि चलाएगा साइकिल तो वो गिर जाएगा, ओके फिसल जाएगा। यहाँ तो भाई कितनी स्पीड से जा रहा है देखो, 5 मीटर यानी कि उसकी जो स्पीड है वो उसके जो मैक्सिमम स्पीड है उससे ज्यादा है, तो कॉमन लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, स्लीप खा जाएगा कि नहीं, कॉमन लॉजिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ कि ना? हाँ. सर श्योर। तो ऐसे सम पूछ सकते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको स्पीड दी होगी और आपको पूछेगा मैक्सिमम स्पीड यानी कि इस स्पीड से स्लीप खाएगा कि नहीं खाएगा, तो आपका जो आंसर है मैक्सिमम स्पीड आपको फाइंड करना है। यदि उस स्पीड की वैल्यू गिवन स्पीड से कम है, यानी कि आपकी जो स्पीड एक्चुअली जो जा रहा है उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड से जाएगा तो गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सम भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ बैंक रोड के बारे में बात की है। तो बैंक रोड के लिए फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमम स्पीड। बोलो ऑप्टिमम स्पीड यानी कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे समझ लो कि पता नहीं है ऑप्टिमम स्पीड का, तो मैं पहले क्या करूंगा, बी सोल्व कर लूंगा। यदि ऑप्टिमम स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आपको पता ही होना चाहिए वैसे, ओके याद रह जाना चाहिए। इतने सम प्रैक्टिस करो कि फॉर्मूला याद होने चाहिए, रट्टा नहीं मारना पड़े आपको। तो अंडर रूट आरजी Mu टेन RG. थीटा, ओके अंडर रूट आरजी टेन थीटा, एक मिनट हो, आरजी टेन थीटा सही है। ओके म्यू म्यू तो बेटा नहीं आ रहा है, म्यू एस तो जीरो होगा इसमें, म्यू कहाँ से आएगा, ऑप्टिमम स्पीड में म्यू एस की वैल्यू तो हमने जीरो ली है ना, फ्रिक्शनलेस। ऑप्टिमम स्पीड यानी कि क्या, ये जो स्लोप बैंक रोड है उसके ऊपर कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड। बोलो क्लियर है, ऑप्टिमम स्पीड है ना, हाँ यस सर तो ऑप्टिमम स्पीड में म्यू एस की वैल्यू जीरो, तो फॉर्मूला में कहां से म्यू एस आएगा, चलो लगा दो अंदर का फॉर्मूला। आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 300, जी की वैल्यू 10, एंगल 10 15। अब तो लोग टेबल में देख के आएगा ना, पता चलेगा ना सोल्व करना तो। हाँ तो इसकी वैल्यू आ रही है वी नॉट की, एक मिनट एग्जाम्पल 5.11 है ना, चलो तो 28.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 28.1। तो फर्स्ट हमारा आंसर क्लियर हुआ, बोलो कोई डाउट इसमें। नो सर टू अवॉइड वियर एंड टीयर का मीनिंग ही, काफी बार ऑप्टिमम स्पीड ना पूछे ना, ये वर्ड ना लिखे तो भी आपको एटलीस्ट पता चलना चाहिए, टू अवॉइड वियर एंड टीयर, इसका मीनिंग फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। फ्रिक्शन ना समझ में आ रहा है, काफी बार ये वर्ड ना लिखे तो भी एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं लेना है, यानी कि जीरो लेना है। चलो सेकंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड यानी कि वो जनरल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट वाला लगा दो फॉर्मूला, आर जी म्यू एस टेन थीटा 1 minus mu s tan theta अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, आर 300, जी 10, म्यू एस कितना दिया हुआ है, म्यू एस 0.2. म्यू एस कहाँ है, ओके यहाँ रहा, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, 10 15 1 माइनस 0.2 10 15, 10 15 की वैल्यू टेबल में से, लॉग टेबल में से निकाल लेना। यहाँ आपका आंसर भी मैक्सिमम आ रहा है 38.1 मीटर सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है, यस सर
ओके तो बेनिफिट किस में, ऊपर वाले में नीचे वाले में? लॉजिक लॉजिक लगा के बताना, लॉजिक लगा के बताना, बेनिफिट किस में ऊपर है कि हमारे लिए बेनिफिट किसके लिए है? हम तो जुनून वाले हो क्या, यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, तो कॉमन लॉजिक है, थोड़ी कम स्पीड से तो चलाने वाले नहीं है, तो ज्यादा स्पीड किस में चला सकते हैं हम? नीचे वाले केस में। यानी कि इस केस में हम देख सकते हैं फ्रिक्शन इज एडवांटेज फॉर अस। समझ में आया कि नहीं? जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन हर बार हमारे लिए नुकसानमंद ही है, काफी बार उसका फायदा भी है, ये फायदा हुआ। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो आप इतनी स्पीड से चला सकते थे, आज यहाँ फ्रिक्शन की वजह से आप इतनी स्पीड से चला सकते हो। क्लियर है? यस सर। श्योर। अभी एक कार के अंदर में वर्ड उसका भूल गया, मेरे वैसे मैंने जब गाड़ी ली तब उसमें ऐसे मैं फंक्शनलिटी देख रहा था क्या क्या होता है, तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि ब्रेक का, एग्जैक्टली नाम नहीं यार मुझे अभी याद है, कि जब आप कहीं दूसरे ऐसे कॉमन जो पहले के कार थी ना, पहले जमाने की कार, इसमें क्या था कि आप जब ब्रेक मारो ना तब वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो चलती है फ्रिक्शन लगने के लिए बाद। और आज की जो कार है ना, अरे यार मैंने क्यों यहाँ लग दिया, ऑलरेडी इरेजर है नहीं, चलो आज की जो कार है ना वो क्या हो जाता है, वहां एग्जिट स्टॉप हो जाती है, और पीछे के कार कहीं किसी ने मुझे एक वो भी भेजा था, डाउट भेजा था स्टूडेंट्स ने इसके ट्रैक्शन रिगार्डिंग। कंट्रोल, हाँ एक फ्रिक्शन ऐसा कुछ होता है, वो वर्ड एग्जैक्टली मुझे याद। VPS वो ना, वीपीएस नहीं यार, एबीएस ट्रैक्शन एबीएस कंट्रोल, एबीएस हाँ ABS ABS एबीएस, हाँ एंटी ब्रेक सिस्टम। यस, कार में अभी तो नहीं, फोर व्हील के साथ अभी टू व्हील के अंदर भी ऐसी सिस्टम आ गई है, एबीएस की सिस्टम। ओके, एंटी ब्रेक सिस्टम इसका फुल फॉर्म है कि भाई आप स्लोप करो ना तो आपकी जो बॉडी है यानी कि जो व्हीकल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में खींचे नहीं, एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जैक्ट वही डायरेक्शन में स्टॉप हो जाती है। इसमें अचानक से कहीं भी आप ब्रेक लगा दो तो पीछे की ब्रेक कुछ एक्टिवेट होने के बाद वो टूट जाती है, इनकी कुछ ऐसा होता है। ओके, इसका एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा आप देख लेना एबीएस सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा। ओके, मैंने देखा था इसलिए मुझे पता, अभी एग्जैक्टली अभी नहीं याद है, तब देखा था तब मुझे पता था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैं एक्चुअली अभी तो भूल गया हूँ। उसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कार चल रही होती है ना, यदि आपने अचानक ब्रेक लगाई तो कार क्या होगी, आगे की ब्रेक की वजह से, आगे की कुछ आपने समझ लो ब्रेक लगाए लेकिन पीछे के ब्रेक नहीं लगेगी, कार के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होती है जिससे क्या होगा, पीछे का भाग ऐसे बाहर की डायरेक्शन में स्कीड होना जाए। और जैसे एबीएस सिस्टम में क्या होती है कि चारों के चार टायर है ना, उसके ऊपर ब्रेक लगती है, यानी कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि किसी भी टायर के अंदर कोई भी टाइप का मोशन नहीं रहेगा, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वहां की वहां एकदम चिपक जाएगी रोड के साथ। समझ में आया एबीएस सिस्टम का यूज? हेलो, ओके, आज का एक्स्ट्रा वर्क है, शाम को एबीएस सिस्टम के बारे में देख लेना। ओके, कुछ नया कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलो, सो एक्स्ट्रा शाम है, एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ये फिर भी जनरली गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ये क्वेश्चंस पूछते हो, तो मैंने अपने हिसाब से उठा लिया है गुजरात बोर्ड की बुक्स में से जो आईएमपी क्वेश्चन थे उसमें से। तो ये क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअली जाना है कि भाई यहाँ टेबल के बीच में एक छोटा सा होल है, राइट? अब उसमें से एक स्ट्रिंग लगा दी है, एक छोटा सा मास या बड़ा सा मास, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे कितना कौन सा मास ज्यादा है किसका नहीं है, लेकिन यहाँ दो मास है, वो दोनों स्ट्रिंग के एंड में। अब कॉमन लॉजिक है, इसका यदि मास ज्यादा होगा, कॉमन लॉजिक है इसका मास ही ज्यादा होगा, कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेंशन फोर्स ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आएगा, राइट? लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा घुमाना है कि ये ऑब्जेक्ट का जो टेंशन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फोर्स टेंशन फोर्स क्रिएट हो, और यहाँ की यहाँ वहां सस्पेंडेड रहे हवा में, ना ऊपर आए ना नीचे आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको? ओके, गुड। चलो अब क्या करें, तो पहला हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कंडीशंस, हमें कंडीशन फाइंड करने। तो कंडीशन एक ही चीज है, ये कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे फोर्स की बात करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, एम की बात करूं मैं, यदि एम की बात करूं तो इसके इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, हाँ कि ना? हाँ।
एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा, अब ये जो टेंशन फोर्स ये नीचे वाले मास की वजह से लगेगा, टेंशन फोर्स। वो टेंशन फोर्स तो देखो, जब तक मैंने एक चीज बताई, जब तक स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन फोर्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एक ही टाइप का लगेगा। तो यहाँ नीचे टेंशन फोर्स कौन सा लग रहा है? ये जैसा है। एम जी, तो ये भी एम जी होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जितना लग रहा है इतना नीचे लगेगा, तो एक ही चीज है। तो टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन फोर्स एम जी लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी कंडीशन हो गई। बोलो हाँ कि ना? इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, एम एम कट करके वी स्क्वायर टेंशन फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल। एक मिनट, क्योंकि यहाँ जो टेंशन फोर्स लगेगा उसमें कैपिटल एम है, देखो नीचे वाले। हाँ तो यहाँ मुझे कैपिटल एम लगाना पड़ेगा, यानी कि एम एम कट होगा। यस वंश, क्या डाउट है? बोलो बोलो। सर ये नहीं समझ आया अभी आपने बोला। ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इस साइड यदि गोल गोल घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? एम स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा, ये जो होल है उससे नीचे टेंशन फोर्स लग रहा है, क्यों? ये वेट की वजह से। ये टेंशन फोर्स को कंपेयर, ये कैपिटल एम वाले को कंपेयर करो। चलो डायग्राम बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे? टेंशन फोर्स ऊपर, नीचे एम जी, तो टी इज इक्वल्स टू एम जी। चलो अब ये स्मॉल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक एम बी स्क्वायर अपॉन आर और एक टेंशन फोर्स टी। सही है? देख लो, बाहर की डायरेक्शन में एम बी स्क्वायर अपॉन आर और अंदर की डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट था उसका खुद का वेट की वजह से टेंशन फोर्स टी। टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे? एम इंटू जी। ये हमारा कंडीशन हुई। अब कंपेयर करोगे तो वी स्क्वायर को यदि मैं कंपेयर करूं तो एम जी आर अपॉन स्मॉल एम, ये आपकी कंडीशन हो गई। बहुत इजी। अभी मैं इरेज नहीं कर सकता ना, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब देख लो, ये नकामी चीज को इरेज कर दो, तो अब खाली जो मेन चीज है उसके ऊपर फोकस रखो खाली। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। पक्का? कॉन्सेप्चुअली जाओ। Yes. ये मास एम है, बाहर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, उसके ऊपर टेंशन फोर्स टी। कैपिटल एम है, एम मास कैपिटल एम है, नीचे टेंशन एम इंटू जी, ऊपर टेंशन फोर्स टी। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये स्मॉल एम का डायग्राम बनाया फ्री बॉडी, और नीचे का टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये दोनों को कंपेयर कर दो, वी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, एम जी आर अपॉन स्मॉल एम। ओके, हाँ कि ना? ये दोनों को कंपेयर किया मैंने। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? फर्स्ट तो कंडीशन फाइंड करनी थी एम बी और आर के फॉर्म में। दूसरा हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द मास सस्पेंडेड एट द अदर एंड। अब यहाँ मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है। कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है? तो जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है, यानी कि छोटा वाला एम, ये वाला यूनिफॉर्म मोशन में कौन कौन घूम रहा है? ये वाला छोटा वाला एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ मुझे 10 किलोग्राम दी है। दूसरा स्पीड, उसकी स्पीड मुझे 5 दी है। रेडियस आर मुझे 2 दिया हुआ है। तो मुझे खाली कैपिटल एम फाइंड करना हुआ। देख लो, कंपेयर करो फॉर्मूला में। कैपिटल एम वी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम नहीं है, जी 10, आर 2, स्मॉल एम 10, तो एम मिल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। 10 तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो 2 नीचे आएगा कुछ, तो सॉल्व कर लोगे तो आपको कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, ओके यस सर। ओके। फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने? वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर। इसमें मुझे एम फाइंड करना है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन जी आर। डेटा डाल दो। स्मॉल एम की वैल्यू आपको दी थी 10, स्पीड 5, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, और रेडियस आपको दिया है 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस। ओके, जो सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 10 10 का 25/2 12.5 किलोग्राम आपका आंसर है। ओके, यस सर। श्योर श्योर। तो आज के जो सम हुए इसमें कोई डाउट? ये एग्जाम में ये 3 में से पक्का एक आने वाला है।
नो सर, नो एक डाउट। तो ये फॉर्मूला है, नो दो तो फॉर्मूला बेस ही है, एक ये ऑप्टिमम स्पीड का ये फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड का ये फॉर्मूला। ओके, दो तो फॉर्मूला बेस है, एक थोड़ा कंसेप्चुअली था लेकिन इसमें बहुत इजी है कंसेप्चुअली लेकिन था बहुत इजी। चलो आज मैं एक्स्ट्रा टाइम जैसे बच रहा है मेरे पास 10 मिनट का अभी भी, ओके फर्स्ट सेशन में भी ऑलरेडी 10 मिनट बचा है, तो मैं जेडब्ल्यू का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। नीट जेडब्ल्यू के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। लास्ट 3-4 साल से ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम वाले सम कैंसल हो चुके हैं जनरली, ओके क्योंकि गुजरात बोर्ड की बुक्स में भी ओनली फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया है और एनसीईआरटी में तो निकाल ही दिया हुआ है पूरा, यानी कि दिया ही नहीं था, पहले भी वैसे नहीं दिया था। तो ऑफिशियली ये बोर्ड के लिए इतना एमपी नहीं है, लेकिन देखो आज बोर्ड नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में स्कूल के, तो स्कूल वाले टीचर्स के लिए कोई रूल्स एंड सिलेबस नहीं होता, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है। तो इसलिए ये ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम का एक क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन होते, पूरा एक लेक्चर होता है इस टॉपिक के ऊपर, तो लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये सम देख लेते हैं पहले। चलो क्वेश्चन समझ लो पहले। ब्लॉक ए ऑफ 20 किलोग्राम इज पुट ऑन द फ्रिक्शनल लेस सरफेस, यानी कि ये जो ब्लॉक ए है उसको फ्रिक्शनल लेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। फ्रिक्शनल लेस सरफेस का मीनिंग समझ में आया ना, इसके नीचे कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ओके गुड। चलो नाउ दूसरा ऑब्जेक्ट एम जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसको इसके ऊपर रख दिया है। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ ए एंड बी, इसके बीच का जो कोफिशिएंट है वो आपको 0.25 दी है। फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, मैं यदि 2 न्यूटन का यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, यदि 2 न्यूटन का फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मास पहले लिख देता हूँ यहाँ 20 kg और ये है 2 kg। एक इरेजर के बिना है ना एक बहुत दिक्कत होती है। चलो सो हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड डेट ऑफ द ब्लॉक बी। ए का और बी का एक्सेलरेशन, जनरली ये एक्सेलरेशन सेम ही होगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। ओके देखो एक चीज है, थोड़ी कॉन्सेप्ट 15-20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया नहीं है, उसके बिना डायरेक्टली सम ले रहा हूँ, तो मैं सम के अंदर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो जे नीट के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन टफ भी होगा आपके लिए सम को समझना। ओके जितना इजीली आगे के 3 सम समझ ली उतना इजीली आप नहीं समझ पाओगे, तो थोड़ा फोकस रखना। तो फर्स्ट में एक काम करता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट बी है इसके ऊपर मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, समझ लो। अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट ए जो है उसका खुद का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं, हाँ कि ना, मोशंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना होगा, तो म्यू एम जी, हाँ हाँ म्यू एम जी, हाँ कि नहीं, हाँ। चलो हाँ तो म्यू फ्रिक्शनल फोर्स का पहले फॉर्मूला में लिखा देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स का ये अभी फर्स्ट नंबर का नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो, एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या कंडीशन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू दी है 0.5। ओके यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, ध्यान दो यहाँ नहीं लगता। ओके मास 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 बी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो बी का मास है 2 और जी की वैल्यू 10 है। सोल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 5 न्यूटन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैक्सिमम फोर्स निकाला, ध्यान दो मुझे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाला है। ऐसा नहीं है कि हर बार इसके ऊपर ये 5 न्यूटन ही फोर्स लगाता है। ओके यहाँ मैक्सिमम 5 न्यूटन तक तो ये ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं सकता, उसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है 5 न्यूटन, यानी कि जब तक बी के ऊपर आप 5 न्यूटन फोर्स नहीं लगाते तब तक तो वो हिल ही नहीं सकता, हाँ कि ना। अब आप जनरली क्या करोगे हवा में आके, क्योंकि अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा वो पूरा का पूरा अलग है, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है। ओके मैंने सिखाया नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा अभी यहाँ आपको समझा रहा हूँ। अब सिचुएशंस को कुछ अलग तरीके से इमेजिनेशन करोगे। આપણે ગામડે ગયા હોય પેલા આપણે ઘરે પણ જનરલી હિંચકો હશે, ઓકે હવામાં લટકતો હિંચકો જોયો છે ને બધા, આઈ થિંક ઘણાને ઘરે હશે। હવે સમજી લો એ હિંચકો એટલે તમારી માટે આ એ છે। કોન્સેપ્ચ્યુઅલી જોજો બહુ મજા આવશે સમની અંદર, अलग જ કોન્સેપ્ટ છે, તમારા માઇન્ડ ની અંદર एक्सेलरेशन 0 હોવો જોઈએ, सही है ना। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है,
अभी तक आपके माइंड में ऐसा ही है कि वो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा यहाँ आपको। समझ लो એ હિંચકો એટલા માટે મેં એક્ઝામ્પલ લીધું, એ હિંચકાની નીચેનું કોઈ ટાઈપનું ફોર્સ નહીં લાગતો, અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ છે, નીચેનું જે लेयर છે, ये समझ लो ये लेयर है, ये तो कोई भी टाइप का फोर्स ए के ऊपर नहीं लगा रहा है, यानी कि ए हवा में, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि हवा में फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है। सिचुएशंस को इमेजिनेशन करो, अब आप बी हो जो ऊपर बैठे हो, ओके, आप बी हो ओके, उसके ऊपर बैठे हो, खाट के ऊपर, जो खाट बोलते हैं अपने गुजराती में खाट कहेवाय ने जनरली, तो आप उसके ऊपर बैठे हो। अब कोई आपको थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा आपकी तरफ, तो क्या होगा? थोड़ा सा जेंटली आपको अपने डायरेक्शन में पुल करेगा, पुश नहीं बोल रहा मैं, पुल करेगा, क्या होगा? या पुश भी समझ लो, चलो क्या होगा? ये बाजू जसो આપણે आपका टेंडेंसी तो ऐसा है कि ये जो ए है ना, यानी कि जो नीचे का हिचका आपके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है कि आपको हिला नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपकी वजह से ए के ऊपर कुछ फोर्स लगता है, तो एक्चुअली होगा क्या? हिल जाओगे आप, सही है। हाँ अब समझ लो दूसरा केस समझ लो कि भाई दूसरा केस ऐसे, ये सेकंड नंबर का, पहले अभी फर्स्ट केस ही समझ लो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ क्या होगा? आप तो हिल नहीं सकते, आपका तो टेंडेंसी ऐसा है कि भाई मैं यहाँ ही रहूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के रूल्स फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन ये जो ए है ना वो हिलेगा, और ए हिलेगा तो इसकी वजह से आपको भी हिलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? सिचुएशन को इमेजिनेशन करो, आप ये हवा में हो, ऐसे हिचकी के अंदर बैठे हो, आपके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स डायरेक्टली ट्रांसमिट होके ए के अंदर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा अब यहाँ पूरा सिस्टम है ना वो एज ए सिस्टम के फॉर्म में लगेगा, और ये जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर आप फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? तो फोर्स अपॉन मास, टोटल मास, क्योंकि यहाँ हम एक्सेलरेशन सिस्टम का, ऐसा तो नहीं होगा 22 ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हिलोगे या फिर आपके नीचे का हिचका हिल जाएगा, आप वहां के वहां रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ये केस में पॉसिबल नहीं है। अभी तक आप सोच रहे हो तो ये सारे केस में यहाँ फ्रिक्शन लगता था, अब यहाँ अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए सिचुएशन चेंज हो गई। जो फोर्स आपने 2 न्यूटन इस बी के ऊपर लगाया, अब ये पूरे सिस्टम के ऊपर लगेगा, और आपको वो हिचके वाला एग्जांपल याद रख के उसको सोल्व करना पड़ेगा। फोर्स 2 न्यूटन लगाया, मास यहाँ है ए का 20 और बी का 2, क्योंकि आप खाली उस बंदे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो 2/22 तो 1/11 आपका आंसर है। समझ में आया? रिज्वाइन कर लो, चलो जल्दी से फटाफट से रिज्वाइन कर लो, थोड़ा टॉपिक बाकी है तो कंप्लीट कर दो। सारे स्टूडेंट्स फटाफट से रिज्वाइन कर लो। हाँ